नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। इस वक्त देश के दो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, पहला महाराष्ट्र और दूसरा झारखंड। दोनों ही राज्यों में योगी आदित्यनाथ की मांग जोरों पर है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव जब हमने देखा, जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी यहां बड़ी आसानी से जीत दर्ज कर लेगी, लेकिन हरियाणा की जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया उन सीटों पर बीजेपी का जो जीत का स्ट्राइक रेट है वो हाई रहा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो भी हाई है, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। इन चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ आज झारखंड में पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने जेएमएम के जितने भी काले कारनामे थे वो याद दिलवाए। साथ ही कांग्रेस पार्टी के आलमगीर नेता जो थे उनके, अगर आपको याद हो तो 30 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया था। औरंगजेब से उनकी तुलना की और क्या कुछ कहा है और उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या कहानी पर्दे के पीछे योगी आदित्यनाथ बुनकर आए हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। लेकिन मैं पंकज जी से इस बारे में राय लूं उससे पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में क्या कहा। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, औरंगजेब का नाम भी ले दिया, आलमगीर का नाम भी ले लिया और साथ ही जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा था उसमें एक लाइन और जोड़ दी, जब भी बटे हैं तभी कटे हैं। पंकज जी, देखिए, सबसे पहले बड़ी बात कि आलमगीर का नाम क्यों लिया। औरंगजेब का पूरा नाम आलमगीर औरंगजेब था। यहां आलमगीर आलम है। आलमगीर आलम जो कि झारखंड वाले हैं, ये कांग्रेस के यहां सबसे वरिष्ठ और पावरफुल नेता माने जाते थे। वो यहां हेमंत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय देख रहे थे। गांव का, गरीबों का विकास करना था। लेकिन उन पर आरोप लगा कि मनरेगा में घोटाला किया, हर काम के बदले कमीशन वसूला। एक विनोद राम इनके चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। जब ईडी की टीम उनके यहां पहुंची तो सबसे पहले तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम कौन हो, तो इन्होंने कहा कि हम ईडी वाले हैं। तो अरे, बड़े ईडी फीडी वाले देख के आए हैं, तुम्हारे यहां के जैसे अधिकारी मेरे यहां तो काम करते हैं। उसके बाद जब छापेमारी चल रही थी तो दिन भर चलते रहती है, एक दिन 2 दिन तक लगातार रेड चलती रहती है। तो ईडी के अधिकारी बीच में लंच ब्रेक के लिए रुके और एक डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था, वहां इन्होंने कोशिश की कि अपना टिफिन खोल के कुछ खा ले। आलमगीर आलम की पत्नी ने क्या कहा पता है कि तुम्हारी औकात नहीं है इस ओक की लकड़ी वाले डाइनिंग टेबल पर खाने की। यह था टशन विनोद राम का, जो कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में एक सिर्फ इंजीनियर था। ये 30 करोड़ किसके यहां बरामद हुए हैं? ये आलमगीर आलम के यहां नहीं बरामद हुए हैं, उसके पीए के यहां बरामद हुए हैं। पीए का भी पीए? अरे हां, आप कहां इस चक्कर में पड़े हो कि आलमगीर आलम 30 करोड़ का आदमी होगा। आलमगीर आलम के पैसे की गिनती करते करते थक जाओगे, वो इतना बड़ा आदमी। और वो कौन है पता है आपको? आलमगीर आलम का एक भाई बांग्लादेश में पुलिस डीएसपी है। बांग्लादेश में? ऑफ कोर्स, मैं जो बोल रहा हूं बांग्लादेशी बोल रहा हूं। और वो झारखंड में आके सबसे पावरफुल मंत्री बना हुआ है। वो हेमंत सोरेन को सलाह दिया करता। अभी ये अलग बात है कि साल भर से वो जेल के अंदर बंद। तो वो आलमगीर औरंगजेब था जिसने देश के मंदिरों को लूटा। ये आलमगीर आलम है जिसने झारखंड के गरीब आदिवासियों को लूटा। ग्रामीण विकास मंत्रालय था ना वो। यहां के आदिवासियों के हिस्से में क्या आया पता है? बोथल भात और चौथल साग। बोथल भात मतलब कि सुबह का जो एक बार भात बनाते हैं उसको पानी में बोथ के रखते हैं, डुबा के रखते हैं। और
साग मतलब कि जहां तहां से पत्ते वत्ते कर लिए उसको गला के बेचारे वो खा रहे हैं। और आलमगीर आलम क्या है, उसके पीए के यहां 30 करोड़ रुपए कैश बरामद हो रहे हैं। ये हाल है झारखंड का, और ये है हाल झारखंड के कांग्रेस का। अच्छा, जो ये साल भर पहले नोटों का पहाड़ निकला था आलमगीर के यहाँ और योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से खोदा है, असर कितना होगा इसका? लोग समझ पाएंगे? कुछ नहीं असर होगा। बार बार हेमंत सोरेन या कांग्रेस तो कहती है कि भ्रष्टाचार तो कोई मुद्दा ही नहीं। मुद्दा तो यह है कि मुसलमान कैसे सुरक्षित हो जाए, क्रिश्चियन मिशनरियों को कैसे काम करने दिया जाए, और जो बचेगा वो कह देंगे कि देखो बाहर से लोग आ रहे हैं। झारखंड को सिखाएगा असम का नेता शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आके कौन बोलने वाला? जागो रे झारखंडी, तुम्हारा स्वाभिमान नहीं है क्या? बस हो गया। और फिर क्या बदले में मिलेगा? 5 साल ऐसी सरकार मिलेगी जिसमें पूजा सिंघल निकलेगी, जिसके यहां 19 करोड़ रुपए बरामद हुए। छवि रंजन एक डीसी है जो कि जमीन दलाली में जेल में गया, उसने तो साफ साफ कहा कि बॉस के इशारे पर कर रहा था, वो 1.5 साल से जेल में है। फिर निकलेगा क्या? पंकज मिश्रा निकलेगा, उसका विधायक प्रतिनिधि, जो कि एक जिले में 1000 करोड़ रुपए अवैध खनन का आरोपी है। निकलेगा कौन? प्रेम प्रकाश, जिसके घर से नोटों का, जिसकी अलमीरा से नोटों का बंडल मिला, AK-47 की गोलियां मिली। तो झारखंड के लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, उनके लिए तो हाय 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 एक ही परिवार बन गया, राजा साहब। और उसके बाद तुम लूटो, खाओ, खसूटो, कोड़ो, बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम आदिवासी एकता, जय जोल्हा जय कोल्हा, ये हो जाना चाहिए। बाकी झारखंड जाए तिलहंडे में, जय जोल्हा जय ना उनको परवाह है। जय जोल्हा मतलब मुसलमान, अब कोल्हा मतलब ये कोल्हा बोलते हैं आदिवासी को। तो आदिवासी मुसलमान एकता जिंदाबाद, बाकी जाए भाड़ में। यही इमोशनल इश्यू खेलते हैं, फैक्ट्स पे बात ही नहीं करते कि 5 साल में क्या काम हुआ। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार चली, आजाद भारत की भ्रष्टतम सरकार थी ये, जिसमें मुख्यमंत्री जेल गया, जिसमें सबसे वरिष्ठ मंत्री जेल गया, जिसमें तीन आईएएस ऑफिसर अंदर चले गए, और मुख्यमंत्री के आसपास के जितने सारे लोग थे सारे अंदर चले गए, और फिर भी लोग कहते हैं देखिए ये जीत जाएगा। अब बताइए कि इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है देश की राजनीति के इतिहास में? ये पूरी की पूरी सरकार, उसका आईएएस ऑफिसर, उसके आदमी, विधायक प्रतिनिधि सब जेल में है, और फिर भी वो दम भर रहा है कि हम जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि इमोशनल इशू। 15% मुसलमान को मिला लेंगे और 25% आदिवासी को मिला लेंगे, और बाकी तो हिंदू बिकाऊ हैं ही। उनको तो 2 रुपए सस्ता पेट्रोल, 4 रुपए टमाटर, 1 रुपए आटा कर देंगे। इनको आज 4 पैसे पकड़ा देंगे, 1-1 हजार रुपए बांट देंगे, तो ये तो बहू बेटी की इज्जत की परवाह नहीं करे। इस तरह की हालत, तो ये वो नहीं समझ रहे हैं क्या ये बात? योगी आदित्यनाथ क्रिश्चियन मिशनरी करेगा यहां? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे का हिंदू वोटरों पे असर तो है नहीं, अब तो आगे चले गए, जब भी बटे हैं तभी कटे हैं, और बुरी तरह कटे हैं। एक बात मैं आपको फिर बताता हूं, आसान मौत देना वहां हराम है। वो गुरु तेग बहादुर के बच्चों को सिर्फ मारते नहीं, बल्कि उनके सर तश्तरी में सजा के उसके बाप के पास भिजवाते हैं। ये गिरिजा कट्टू को सिर्फ मारते नहीं है, बल्कि बीच से आरी से चिरवाते हैं, दीवारों में चुनवाने की प्रथा है। नॉर्मल मौत तो कोई दे सकता है, वो बलात्कार भी ऐसा करते हैं कि सामूहिक बलात्कार करते हैं ताकि हर कोई मिसाल पाए। 72 टुकड़ों में काटते हैं वो। और वो कौन था सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का? एक बार में वो मर सकता था, लेकिन वार करते गए। वो गला देते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग बकायदा करते हैं कन्हैया लाल का। वो सिर्फ मारते नहीं है, खौफनाक मौत देते हैं। तो कटेंगे, सिर्फ नॉर्मल नहीं कटेंगे, ऐसा कटेंगे कि दुनिया में मानव इतिहास याद रखेगा। सिर्फ काटने की प्रथा होती तो कोई बात नहीं था, और इतिहास भरा पड़ा है, आजाद भारत का इतिहास। बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान की सिर्फ आंखें नहीं फोड़ी, आंखें फोड़कर वो ले गए वहां, और वहां पे जाके रोज टॉर्चर किया जाता था। नॉर्मल अगर होता ना मौत तो फिर भी मान लेते। ठीक है, किसी को कोई परवाह नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपए सस्ता पेट्रोल दे दो कोई, ताकि पेट्रोल डाल के आप बैठ जाएं, और कोई फर्क नहीं इनको। आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा, चुनाव किस तरफ जा रहा है? 20 तारीख को चुनाव है, 13 तारीख को चुनाव है, 20 को चुनाव है।
देखिए, मेरा जो आकलन है, पिछली बार की तरह, पिछली बार मैं बार बार एक चीज बताता हूं, पिछली बार एनडीए बटी हुई थी, आजसू अलग लड़ रहा था, एनडीए अलग लड़ रहा था, जेडीयू अलग था, चिराग पासवान का नाम था। इस बार ये एक साथ है, वहां पे विवाद है। कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है। पिछली बार रघुवर दास के एंटी इनकमेंसी या फॉरवर्ड विरोधी या सवर्ण विरोधी बयानों के कारण सवर्ण वोटों का एक तबका कांग्रेस के साथ जुड़ गया था। कांग्रेस को आगे इतिहास में पहली बार 17 सीटें, इस बार वो 7 या 8 ला रहे हैं। ये जो 10 सीट जो हारेंगे वो जीतेगा कौन? ऑफ कोर्स वो बीजेपी जीतेगी, क्योंकि डायरेक्ट फाइट वही है। उसके बाद हेमंत सोरेन भी कितना बार पत्नी को का चेहरा दिखाएंगे भाई, कितना बार सहानुभूति लेंगे? उनकी पत्नी आजकल गाड़ी के बोनेट पे चढ़ के अब बोलती है जागो, मतलब वो फिल्मी स्टाइल पूरा है। बीजेपी को मार भगाओ, बाहरी नेता नहीं चलेगा, आदिवासियों जागो, मुस्लिम जागो, लेकिन कब तक, कितनी बार? काम क्या किया है ये बताओ ना। तो बोले काम की बात मत करना, खाली आदिवासी जागो, कम के नाम मुस्लिम तो है ही सन्नाटा। नहीं, काम पूछता कौन है? किसको पड़ी है? इस देश में डेवलपमेंट से ज्यादा इंटरटेनमेंट चाहिए, और कल्पना सोरेन गाड़ी के बोनेट पे चढ़ के इंटरटेनमेंट कर रही है। ठीक है, झारखंड पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा तो है जब भी कटे हैं तभी बटे हैं, अपनी ताकत का एहसास करवाइए। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के इस बयान से, जो बयान विदेशों में, मतलब कनाडा की सड़कों पर भी हिंदू इस नारे को लगा रहे हैं, कनाडा की सड़कों पर भी वो गूंज रहा है, वो काम क्या अपने ही देश के नागरिक, अपने ही देश के लोग उस बात को समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये बताएगी आपको 23 नवंबर की तारीख। पंकज जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।